फौज में एक कहावत है कि शांति के वक्त आप जितना पसीना बहाएंगे, जंग के वक्त खून उतना कम बहाना पड़ेगा। हालांकि जंग तो कोई हो नहीं रही है, लेकिन पहलगाम हमले के बाद जिस तरह के हालात बन रहे हैं और जिस तरह से हम हलचल पाकिस्तान में देख रहे हैं, तो ऐसे में इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान की ओर से बौखलाहट में किसी प्रकार की कोई गुस्ताखी की जा सकती है। और इसी के मद्देनज़र एहतियातन मॉक ड्रिल कराया जा रहा है तैयारी के लिए नागरिकों की। सेना तो अपना काम ज़रूरत पड़ने पर जो करना है करेगी ही, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे मौक़ों पर नागरिकों का भी तैयार रहना, अलर्ट रहना, सतर्क रहना जरूरी है। और इसी के लिए, इस उद्देश्य से ये मॉक ड्रिल हो रहा है। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील शहर रहा है। बीते 3-3.5 दशकों में कई बार पाकिस्तान की काली निगाह इस शहर पर पड़ चुकी है। 12 मार्च 1993 को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाके करवाए थे। चंद घंटों में ही 12 ठिकानों पर बम धमाके हुए थे। 257 लोग मारे गए थे, करीब 700 लोग उसमें घायल हुए थे। उसके बाद 11 जुलाई 2006 को मुंबई की 7 लोकल ट्रेनों में शाम के वक्त, भीड़ भरे वक्त में बम धमाके हुए थे। उसमें करीब 200 लोग मारे गए थे और करीब 550-600 लोग उसमें घायल हुए थे। और फिर सबसे बड़ा हमला 26 नवंबर 2008 का, जो 59 घंटों तक चला था और उसमें करीब 250 लोग मारे गए थे। तो लगातार पाकिस्तान की इस तरह की कारस्तानियों का शिकार मुंबई शहर बनता रहा है। मुंबई को कई बार पाकिस्तान ने घायल किया है और ऐसे में मुंबई में सिक्योरिटी के लिहाज से एहतियात बरतना बेहद ज़रूरी हो जाता है। मुंबई ना केवल देश की आर्थिक राजधानी है, बल्कि अगर डिफेंस के लिहाज से भी देखें तो कई सारे डिफेंस इंस्टॉलेशंस मुंबई और आसपास के रहे हैं। और मुंबई और पाकिस्तान की करीबी भी है। मुंबई शहर और कराची शहर, अगर आप देखेंगे कि इनका अगर एरियल डिस्टेंस अगर आप जानना चाहेंगे तो करीब 850 किलोमीटर का है एरियल डिस्टेंस, और नॉटिकल डिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो 550 नॉटिकल डिस्टेंस है। तो इतने करीब ये दोनों शहर हैं और इस लिहाज से भी यहाँ पर सुरक्षा का चाक चौबंद होना बेहद ज़रूरी है। मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं महाराष्ट्र ATS के पूर्व प्रमुख और डायरेक्टर जनरल, महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स के पूर्व डायरेक्टर जनरल KP रघुवंशी जी। इन्होंने राज्य का पहला आतंकवाद विरोधी दस्ता स्थापित किया था और सुरक्षा के मामलों के जानकार हैं। रघुवंशी जी, दो दिनी 4 में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि मुंबई शहर सुरक्षा के लिहाज से कितना संवेदनशील है। देखिएगा, आप ये सब जानते हैं कि मुंबई हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, माना जाता है, और हकीकत में है भी। और मुंबई के आसपास जो चारों तरफ इलाके हैं, चाहे वो उरण हो या ये थाने जिला हो, इसमें बहुत वाइटल इंस्टॉलेशन है, इंक्लूडिंग एटॉमिक हमारे सेंटर, पावर एनर्जी के सेंटर, बड़े बड़े जो ऑयल के रिजर्वायर्स हैं, ONGC, ये सब के सब मुंबई और उसके आसपास हैं। और यही कारण है कि मुंबई में अब से नहीं, जैसे कि थोड़ी देर पहले आप ही ने कहा था कि 1972-73 से यहाँ पर कंटिन्यूसली अटेम्प्ट आ रहे हैं। और 1993 में किस तरह से यहाँ पर दाऊद और उसकी कंपनी ने सबसे पहले पाकिस्तान ने टारगेट बनाकर किया था। उसके बाद में मुंबई में कंटिन्यूसली, पर्टिकुलरली पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिलेंगे, 2000 से पहले भी और 2000 के बाद में भी। 2008 का सबसे आखिरी बड़ा हमला था जो 26/11 के रूप में आया। उस हिसाब से देखा जाए तो मुंबई को हम हिंदुस्तान की इकोनॉमी की सांस बताया जाता है। अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ स्टैंड स्टिल होती है, कोई भी चीज़ रुकता है, तो मुंबई, हिंदुस्तान की धड़कन रुक जाती है, ऐसा माना जाता है। जिसके कारण से सुरक्षा के हिसाब से मुंबई का हिंदुस्तान में एक विशेष स्थान है। ये सबको मानना है, सबका मानना है, सबको मानना भी चाहिए, हकीकत भी यही है। अभी ये जो मॉक ड्रिल होने वाली है 7 तारीख को, उसे आप किस तरह से देखते हैं? इस जैसी ड्रिल से किस तरह का जो है हमें तैयारी होगी हमारी, किस तरह से हमारे नागरिकों को सचेत किया जा सकेगा? और ये ड्रिल की कैसे जाती है? आपने 1971 की जंग के दौरान भी आपने देखा था कि किस तरह से ब्लैकआउट्स होते थे और उस दौरान भी ड्रिल हुई थी। तो किस तरह से ये ड्रिल की जाती हैं? देखिए, जो हिंदुस्तान में जो 50-55 साल की उम्र के कम के लोग हैं,
उन लोगों को इस तरह का अनुभव नहीं है। 1971 में जो मेजर युद्ध 1971 का हुआ था, उसके बाद से लोगों को इस तरह का किसी तरह का अनुभव नहीं है। लेकिन पूरे हमारे हिंदुस्तान में एक सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट है जो कि इसी काम के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है। स्टेट गवर्नमेंट में भी उसका हर एक डिपार्टमेंट, हर एक स्टेट में सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट होता है। उसका पर्पज ये होता है कि सिविल जो लोग हैं, मिलिट्री पुलिस, पैरामिलिट्री पुलिस, इन सबको छोड़ करके जो सिविलियंस हैं, उनको किस तरह से इमरजेंसी और इस तरह की वातावरण के लिए तैयार किया जाए। तो हमको समझने की आवश्यकता यह है आज के ही हम ड्रिल कर क्यों रहे हैं और हमको इसमें करना क्या है। कर हम इसलिए रहे हैं कि तैयारी तो होती रहती है, लेकिन जिस तरह का पहलगांव इंसिडेंट के बाद में जिस तरह से नेशनली और इंटरनेशनली जो वातावरण बना हुआ है, उस वातावरण को देखते हुए एक छोटा युद्ध या एक बड़ा युद्ध, एक लिमिटेड वार या एक फुल फ्लेज्ड वार होने की संभावना सबको नजर आ रही है। तो इसके लिए जरूरी है कि कम से कम जनमानस की कम से कम हानि हो। ये जनमानस की हानि के लिए देखिए, बड़े बड़े इंस्टॉलेशंस की जहां तक लोकेशन का सवाल है, वो तो इंटरनेशनली दुश्मन को भी मालूम है, सबको मालूम है। आजकल जीपीएस आ गया है, उसमें फिट कर दिए, पॉइंट टारगेट जाता है। लेकिन जहां पर जो जनमानस की बात करते हैं, जो ब्लैकआउट किया जाता है या जो ड्रिल की जाती है रात को अंधेरे में, ऊपर का जो दुश्मन का अगर कोई विमान आता है तो यहाँ पर कोई ह्यूमन एक्टिविटी है, यहाँ पर कोई बड़ी चीज है, उसको छुपाने के लिए या उसका पता नहीं लगना चाहिए। तो लाइट नहीं वहां तक पहुंचनी चाहिए, रोशनी नहीं दिखनी चाहिए। इसके लिए सबको ये ब्लैकआउट या जो ड्रिल की बातचीत हो रही है उसका जानना और करना आवश्यक है। जब ये सायरन बजता है तो सबकी जितनी भी लाइट्स होती हैं, स्पेशली जो यहाँ तक कि विंडोज भी, ताकि वो लाइट जो है ऊपर से दिखाई न दे सके। अगर ऊपर से दिखाई देगी तो पता लग जाएगा ये कोई शहर है, ये कोई बसासत है, और जिसके कारण से शत्रु वहां पर कोई बॉम्ब गिरा सकता है या अटैक कर सकता है। तो इसके लिए ब्लैकआउट और उसके ये सब एक्सरसाइज उसके लिए की जा रही है। और करना क्या है इसमें, जैसा कि अभी वैसे तो अनफॉर्चुनेटली अभी स्कूल बंद है सब, तो जो बच्चों का पार्टिसिपेशन है बहुत कम, स्कूल खुले हुए हैं। नहीं तो स्कूल, कॉलेजेस और एनसीसी, इन सब के जो विद्यार्थी हैं, एनसीसी के विद्यार्थियों को आई एम श्योर बुलाया जा रहा होगा, उनको सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है। तो ऐसे समय में अगर कहीं कुछ होता भी है, क्योंकि पुलिस या मिलिट्री ओमनी प्रेजेंट नहीं रह सकते, अगर कहीं कोई हादसा ऐसा भी होता है तो तुरंत के तुरंत सिविलियन कैसे पहुंच सके, जो सिविल फोर्सेस है वो कैसे वहां पर पहुंच सके, और उनकी क्या तैयारी है, उनके क्या इक्विपमेंट है, चाहे वो पानी के बोट्स हो या कहीं आग लगने की बात हो या कहीं इस तरह का बम धमाका होने की बात हो, तो कम से कम जल्दी से जल्दी रेस्क्यू लेकर के उनको हॉस्पिटल में या जहां भी मेडिकल ट्रीटमेंट है वहां पर पहुंचाया जा सके। इन सब की हमारी कितनी तैयारी है, ये सब का एक रिहर्सल है। मैं इसमें ये जरूर कहना चाहूंगा कि हम लोगों को इसमें पैनिक करने की आवश्यकता नहीं, पैनिक का बिल्कुल स्कोप नहीं है, क्योंकि ये पूरे साल होता रहता है। हर एक इंडस्ट्री करती है, स्कूल करते हैं, कॉलेजेस करते हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज करते हैं, इवैक्यूएशन ड्रिल की जाती है कि अगर कहीं कुछ होता है तो कैसे लाइफ को बचाया जाए, तो वो सब चलता रहता है। लेकिन चूंकि अभी एक युद्ध जैसा वातावरण बना हुआ है जिसमें युद्ध के होने की संभावना दिखाई दे रही है, तो इसमें जनमानस की एक हानि कम से कम हो, उसके लिए मानसिक रूप से और फिजिकल रूप से हमारी क्या तैयारी है, हमारे इक्विपमेंट्स तैयार हैं, वो किस तरह से हम उसको इस्तेमाल करेंगे। जंग तो नहीं लग गया है, अगर यूजलेस तो नहीं, क्योंकि अगर इस्तेमाल नहीं करते तो वो खराब भी हो जाते हैं। यही चीज पहले भी हमने 26/11 में देखने को मिली थी। तो ये सब चीजों की तैयारी की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, अगर तलवार में धार ना हो तो फिर ऐन वक्त पे जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो बेकार हो जाती है। रघुवंशी साहब, आपने अभी एक सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट के बारे में बताया, तो उसके बारे में थोड़ा सा और बताएंगे कि ये सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट जो है इसको हेड कौन करता है, क्या कोई आईपीएस अधिकारी करता है, आईएएस अधिकारी करता है, और इसकी संरचना क्या है थोड़ा सा, क्योंकि अब मुझे लगता है कि ऐसे मौके पर ये एक अहम डिपार्टमेंट हो जाएगा। देखिए, होम गार्ड एंड सिविल डिफेंस कई जगह पर ये डिपार्टमेंट अलग अलग है, कई जगह पर ये एकत्र रहते हैं। तो कई जगह पर फायर सर्विस भी इनके कंट्रोल में आती है, कई जैसे मेरे ख्याल से आई एम नॉट श्योर, बट नॉर्दर्न स्टेट में कुछ जगह पर है। लेकिन ये जो सिविल डिफेंस है, इसमें होम गार्ड्स होते हैं, जो एक्स आर्मी मैन होते हैं, उनसे कनेक्ट, उनसे उनका एनरोलमेंट रहता है, और जो वॉलंटियर्स होते हैं, जो समाज में जो वॉलंटरी सेवा करना चाहते हैं, उन सबको सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने तैयार किया हुआ है। उसका डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रैंक का अधिकारी, उसका जैसे महाराष्ट्र जैसे स्टेट में उसका अध्यक्ष होता है,
वो सिविल डिफेंस एंड होमगार्ड्स इनका कंबाइंड एक डीजी यहाँ पर है, तो वो सारे के सारे उसमें अलग हर एक जिले में उनकी यूनिट्स होती हैं, हर उनका संपर्क कंटिन्यूसली जो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या एनसीसी के छात्र होते हैं, उनसे सबसे संपर्क रहता है। और वक्त जरूरत जैसे बाढ़ हुआ, अंगार हुआ, कहीं आग लगी या कोई बड़ा हादसा हो गया, वहां पर ये सिविल डिफेंस बहुत एक्टिव माना। जब तक एनडीआरएफ तो पिछले 25-30 सालों से ही है, जब तक एनडीआरएफ नहीं था उससे पहले ये सब सारा का सारा कार्य सिविल डिफेंस और होमगार्ड के लोग किया करते थे। और ये वक्त आने पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ इनकी मदद करते हैं, गवर्नमेंट एजेंसी की मदद करते हैं, वहां पर जाकर के वॉलंटियरली वहां जाकर के वो अपनी सेवा देते हैं। जी, धन्यवाद रघुवंशी साहब हमसे जुड़ने के लिए और किस तरह से मॉक ड्रिल होती है और मुंबई शहर कितना संवेदनशील है ये बताने के लिए। इस खबर में और अपडेट ये है कि कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले थे और हालांकि उनके साथ मीटिंग में क्या चर्चा हुई ये बात अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यही समझा जा रहा है कि जो मौजूदा हालात हैं उसको लेकर भी बातचीत हुई होगी उनके बीच में। और आज भी सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट और इसके अलावा जो बाकी की सुरक्षा एजेंसियां हैं, राहत एजेंसियां हैं, उनके बीच भी एक बैठक हो रही है और मुख्यमंत्री भी इस इंतजाम जो जिस तरह के किए जा रहे हैं मॉक ड्रिल को लेकर उसका जायजा लेंगे।